सुनिए गुरुजी लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो 21 टॉपिक आप देखे होंगे उसमें एक भारत की संसद के द्वारा जो तमाम प्रकार के विधेयक पारित किए जाते हैं वहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जिसकी चर्चा आज हम आपके साथ करने जा रहे हैं वह टॉपिक है समान नागरिक संहिता विधेयक 2024। देखिए, समान नागरिक संहिता विधेयक 2024, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024। अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, जिसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जिसमें समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। क्या है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन करंट के लिहाज से पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वह यह है, स्वतंत्रता के बाद अर्थात 1947 के बाद भारत का प्रथम राज्य उत्तराखंड हुआ जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित किया। देखिए, हमने आपको बोला है स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद प्रथम राज्य उत्तराखंड हुआ जिसने समान नागरिक सिविल संहिता को लागू किया है। अब आपके मन में होगा कि उत्तराखंड से पहले समान नागरिक सिविल संहिता तो गोवा में लागू था, तो उत्तराखंड प्रथम राज्य कैसे हो गया। बात अगर गोवा की करे तो गोवा में आजादी से पहले से समान नागरिक संहिता लागू था। गोवा में आजादी से पहले से 1947 से पहले से गोवा की अगर हम लोग बात करें तो गोवा का उपनिवेशीकरण पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। और जब गोवा में पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था आजादी से पहले, तो आजादी से पहले अर्थात 1947 से पहले से गोवा में समान नागरिक सिविल संहिता लागू था। गोवा में आजादी से पहले से 1947 से पहले से समान नागरिक सिविल संहिता लागू था। स्वतंत्रता के बाद अर्थात आजादी के बाद अर्थात 1947 के बाद के भारत की स्थिति को अगर देखा जाए तो उत्तराखंड प्रथम राज्य हुआ जिसने समान नागरिक सिविल संहिता को लागू किया आजादी के बाद। अब यहां पर बार बार हम समान नागरिक सिविल संहिता की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल यह उठता है कि समान नागरिक संहिता है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और फिर तब यहां पर हम लोग आएंगे। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड 70 सदस्यीय विधानसभा सीट वाला राज्य है। यहां की विधानसभा में 70 सीट है, 70 सीट है और 70 विधानसभा सीट वाला राज्य उत्तराखंड में 47 भाजपा के विधायक हैं, अर्थात यहां पर भाजपा की सरकार है। और
यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी है। और यहां के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह है, यहां के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। और उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। और उस कमेटी का काम यह था कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक लाया जाएगा, उस विधेयक का प्रारूप तैयार करना रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति का काम था। कहने का मतलब यह है, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 लाया गया है, इस विधेयक का प्रारूप तैयार रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में किया गया। और रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। और जब विधेयक का प्रारूप तैयार हो गया तो समान नागरिक संहिता विधेयक का प्रारूप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 2 फरवरी 2024 को सौंप दिया गया। 2 फरवरी 2024 को सौंप दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस विधेयक को उत्तराखंड के विधानसभा में 6 फरवरी 2024 को रखा। और अगले दिन 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की विधानसभा ने ध्वनि मत से उस विधेयक को पारित कर दिया। तत्पश्चात विधेयक राज्यपाल के पास गया और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा, तो इसके पीछे रीजन यह है कि समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और राष्ट्रपति भी बीजेपी का, तो स्वाभाविक सी बात है उसे स्वीकृति मिल गई। और इस प्रकार उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक सिविल संहिता विधेयक पारित करने वाला और इसे लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। भारत का प्रथम राज्य बना। अब हम लोगों को समझना है समान नागरिक संहिता क्या है। लेकिन उससे पहले इस विधेयक में और भी एक बात था। इस विधेयक में सहमति संबंध यानी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दिया गया है। उत्तराखंड के भीतर समान नागरिक संहिता विधेयक के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दिया गया है। और उसके लिए पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और लिव इन आप लोग जानते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप आप लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे। मतलब सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बिना शादी के साथ में रहना और एक पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता है उसका निर्वहन करना ही लिव इन रिलेशनशिप कहलाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप को इस विधेयक में मान्यता दिया गया है, लेकिन उसके लिए आपको पंजीकरण करवाना होगा। और अगर लिव इन में रहते हुए संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उस संतान का पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। उस संतान का पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। यह प्रावधान भी समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 में किए गए हैं। अब फाइनली हम लोग इस बात को जानते हैं कि समान नागरिक संहिता है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में सभी समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी समुदाय के लोग भारत में रहते हैं।
इसी कारण भारत को हम लोग एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं और पंथ निरपेक्षता संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, जैसे हिंदू धर्म में विवाह का एक अलग तरीका होता है, इस्लाम धर्म में विवाह का एक अलग तरीका होता है, सिख धर्म में विवाह का एक अलग तरीका होता है, हर धर्म में विवाह का अलग तरीका होता है। हिंदू धर्म में जयमाला होता है, सिंदूरदान होता है, फिर इस्लाम धर्म में कबूलनामा ऐसे कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है, हाँ जो भी है, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, समझे। इसके बाद सिख धर्म में अगर आप देखेंगे तो सिख धर्म में लड़का लड़की, लड़का के वस्त्र को लड़की के किसी वस्त्र से जोड़ करके अगर 4 बार गुरुद्वारा का चक्कर लगा लिया तो विवाह हो गया। तो हर धर्म में विवाह की अपनी अलग अलग एक पद्धति होती है। और एक बात और जानिए, हिंदू कानून कहता है महिला हो या पुरुष सबको एक विवाह करने का अधिकार है। फिर वही इस्लाम धर्म में विवाह का अपना अलग तरीका, और इस्लाम धर्म में 4 विवाह और कुछ स्रोत 7 विवाह भी कहता है, 7 विवाह तक जायज है इस्लाम धर्म में। तो विवाह की बात हो गई। फिर अगर आप तलाक की बात करेंगे, डाइवोर्स की बात करेंगे, तो हिंदू धर्म में अलग रीति रिवाज है, इस्लाम धर्म में अलग रीति रिवाज है। फिर आपको पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर भी सभी धर्मों में भिन्नता है, सभी धर्मों में अंतर है, सभी धर्मों में अंतर है। तो मतलब विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति में बंटवारा, यानी ये सभी चीजों को लेकर सभी धर्मों में समानता नहीं है, बल्कि इन चीजों को लेकर के सभी धर्मों में अंतर है, सभी धर्मों में अंतर है। तो विवाह, तलाक, पैतृक संपत्ति में अधिकार, इन तमाम प्रावधानों को लेकर सभी धर्मों में जो अलग अलग कानून है, उस कानून को समाप्त करके, उस कानून को समाप्त करके सभी धर्मों के लिए एक समान कानून, सभी धर्मों के लिए विवाह हेतु एक समान कानून, तलाक हेतु एक समान कानून, पैतृक संपत्ति में अधिकार हेतु एक समान कानून को बनाया जाना ही समान नागरिक सिविल संहिता कहा जाता है। मतलब सभी नागरिकों के लिए, देखिए नाम में ही स्पष्ट है, समान नागरिक संहिता, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। और अगर इसे लागू कर दिया जाता है भारतवर्ष में, अगर इसे लागू कर दिया जाता है भारतवर्ष में, तो अगर इस कानून में यह प्रावधान कर दिया जाता है कि नहीं एक ही विवाह कर सकते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग तो एक ही विवाह करेंगे ही, इस्लाम धर्म के लोग भी 7 के जगह सिर्फ एक विवाह ही कर सकते हैं, 7 के जगह सिर्फ एक विवाह ही कर सकते हैं। एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सही भी है, और एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गलत भी है। तर्क में भी इसके पक्ष दिए जाते हैं और विपक्ष में भी इसके तर्क दिए जाते हैं। तो खैर उन चीजों में हमें पढ़ने की जरूरत एकदम से नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इस बात को याद रखना है परीक्षा के लिहाज से कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड, और दूसरी बात स्वतंत्रता के बाद अनुच्छेद 44 को लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है, और तीसरी बात उत्तराखंड से पहले यह प्रावधान गोवा में लागू थे, गोवा में अनुच्छेद 44 लागू थे, और अब उत्तराखंड में भी अनुच्छेद 44 लागू हो गए हैं। बस यही बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है। आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे। क्लियर है ना?
एक टॉपिक ये हो गया, इसकी चर्चा हम आपके साथ कर दिए। अब दूसरा टॉपिक की चर्चा जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं वह टॉपिक है आपको पुरस्कार से संबंधित और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित चर्चा आगे हम आपके साथ करने जा रहे हैं। आइए अब दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। 2024 में दिया गया है लेकिन है ये 2023। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में आप सब लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार दिया किसे जाता है, इसका उत्तर यह है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में से एक अनुसूची है 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा साहित्य के लिए विशिष्ट योगदान हेतु साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के द्वारा दिया जाता है और 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2023 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है यह 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में दिया गया था। 1965 ईस्वी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को पहली बार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम भाषा साहित्य के लिए। और फिर आपको तब से लेकर आज तक लगभग प्रत्येक वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। और सामान्य तौर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 8वीं अनुसूची में वर्णित, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी एक राजभाषा के विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। लेकिन एक बार 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए अमिताभ घोष को दिया गया है। और आपको यहां पर ध्यान में इस बात को भी रखना है कि जो 22 भाषा जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है। संसद जो कानून बनाता है उसकी भाषा अंग्रेजी है। और भारत का एक राज्य नागालैंड है, वहां की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए भी एक बार दिया गया है यह पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को। और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है 2 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है। और जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक का नाम है स्वामी रामभद्राचार्य, और दूसरे का नाम है गुलजार, उर्दू शायर गुलजार। इसका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इसका पूरा नाम है, गुलजार का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। इन्हीं दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से दिए गए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा साहित्य के लिए दिया गया है, संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है।
और गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया, गुलजार को उर्दू के लिए दिया गया है। और आज तक उर्दू के क्षेत्र में संभवतः दो मात्र, उर्दू भाषा साहित्य के लिए संभवतः दो मात्र साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। उर्दू भाषा साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम साहित्यकार फिराक गोरखपुरी है, फिराक गोरखपुरी है, जिन्हें उनकी रचना गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पांचवें व्यक्ति है स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य। और देखिए, आपको स्वामी रामभद्राचार्य के विषय में कहा जाता है कि आंख नहीं है उनको, आंख नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रामायण महाभारत कंठस्थ है उनको। और रामानंदी संप्रदाय के संत है, ये रामानंदी संप्रदाय के संत हैं। और रामानंदी संप्रदाय के संत राम को अपना आराध्य मानकर राम की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए राम ही सब कुछ होता है। रामानंदी संप्रदाय के जो भी लोग होते हैं उनके लिए राम ही सब कुछ होता है। और रामायण पर इन्होंने हिंदी भाषा में टीका लिखने का काम किया है, रामचरितमानस पर हिंदी भाषा में इन्होंने टीका लिखा है। और इनके विषय में कहा जाता है, स्वामी रामभद्राचार्य के विषय में कहा जाता है 100 से अधिक धार्मिक साहित्यों की रचना इन्होंने की है। और जब आपको राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, गवाह के तौर पर स्वामी रामभद्राचार्य को भी पेश किया गया था, स्वामी रामभद्राचार्य को भी पेश किया गया था। यानी कुल मिलाकर के हम आपको यह बात कहना चाहते हैं, अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसमें स्वामी रामभद्राचार्य का भी अपना योगदान रहा है। इसके बाद जो गुलजार हैं, इन्हें उर्दू भाषा साहित्य के लिए दिया गया है। इनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार ही नहीं बल्कि इन्हें और भी कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। और गुलजार एक शायर है, एक फिल्म निर्देशक है, एक कलाकार है। गुलजार में कई गुण हैं और इन्हें कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं। इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और स्लमडॉग मिलेनियर जो मूवी है उसमें जो गाना है जय हो, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और गुलजार को उस जय हो गाना के लिए, गुलजार को जय हो गाना के लिए संगीत के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया है और ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया है। और सामान्य तौर पर गुलजार अपनी शायरी के लिए विख्यात है, समझ गए। गुलजार की शायरी में बड़ी दर्द झलकता है, लेकिन शायरी में जितना दर्द होता है उतना दर्द लोगों में होता नहीं है। अच्छा, ये वो हम भी सुनाते हैं, सुनिए। ऐसे शायरी हमको याद रहता है नहीं, लेकिन फिर भी सुनाते हैं। उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। मतलब समझे, जैसे गांव घर की औरत या किसी भी समाज की औरत या कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति जब बैठेगा ना तो दूसरा में कमी निकालेगा, फलना में ये कमी है, चिल्ला में ये कमी है। लेकिन अगर वही कमी अपने में आप निकालिएगा, इस शायरी का अर्थ यही है कि दूसरों में कमी निकालने से क्या होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरों में कमी निकालने से कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन अगर आप
अपने विषय में सोचिएगा और अपने में कमी निकालिएगा, और जब आपको अपना कमी मालूम हो जाएगा तो फिर आप उस पर काम कीजिएगा, और आप उस पर काम कीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है आप बेहतर बन जाइएगा। तो वही गुलजार साहब के हैं, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। एक और सुनिए, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। मतलब इंसान को सब चीज चाहिए संपूर्ण, पूरी तरीका से 100%। जैसे जब हम लोग मान लिया जाए कि अपने लिए मतलब शादी करना है, अपने लिए लड़की ढूंढते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं उसमें 16 संस्कार हो, दिखने में भी खूबसूरत हो, गुण भी हो। तो 100% कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता 100%। और 100% के चक्कर में रहिएगा ना तो 50% नहीं हो पाएगा। तो कभी भी 100% के चक्कर में मत रहिएगा, कभी भी 100% के चक्कर में नहीं रहिएगा। तो वही गुलजार साहब बोल रहे हैं, पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। इंसान भूल जाता है कि चांद आधा है लेकिन फिर भी वो खूबसूरत है। समझे? बस हो गया। ये हो गया आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में। तो पुरस्कार से संबंधित हो गया ये। अब एक बात और यहां पर आप जानिए, पुरस्कार में एक बात और जानिए, और ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि एक बार अर्जुन पुरस्कार की राशि में बढ़ोतरी हुई थी, और उसके ठीक कुछ दिन बाद बिहार एसआई का परीक्षा हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार में प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाता है, ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो उसके राशि में बढ़ोतरी हुई है। तो हो सकता है पूछ दे या ना पूछे, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो समझिए आप, देखिए फिल्म के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुई है, और यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोड़ी को दिया गया था, और यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। हाल ही के दिनों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत पहले प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10 लाख रुपया दिया जाता था, 10 लाख रुपया दिया जाता था, लेकिन उस प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। 10 के जगह 15 लाख रुपया कर दिया गया, 10 के जगह 15 लाख रुपया कर दिया गया है। मतलब अब जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के तौर पर 15 लाख रुपया दिए जाएंगे, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 11 लाख रुपया दिया जाता है, और एक बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह पुरस्कार के विषय में हो गया। इसके बाद आप एक टॉपिक देखे होंगे, चुनावी बॉन्ड योजना, बड़ी चर्चा में रहा है, और यहां पर प्रश्न क्या बनता है वो भी हम आपको बता देंगे। तो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही हम लोग जान लेते हैं, समझ गए? तो आइए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, देखिए क्या है ये, इसको समझिएगा, और यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न क्या पूछ सकता है। क्या इस प्रकार के प्रश्न आपके बिहार एसआई में आज तक आए हैं या नहीं आए हैं? आए हैं तो कौन आए हैं? आए हैं, और कौन आए हैं आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझिए आप। देखिए पहली बात यह है कि यह योजना, यह स्कीम को ही हिंदी में योजना कहते हैं, यह स्कीम केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2018 में लाया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2018 में लाया गया है। मोदी 1.0 यानी 2014 से 2019 के बीच में वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और अरुण जेटली साहब के द्वारा ही यह स्कीम लाया गया था। यह 2018 में लाया गया है और इस स्कीम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस दर्ज किए गए थे। इस स्कीम के विरोध में जो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस दर्ज किए गए थे, उन तमाम केसों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को लेकर के 15 फरवरी 2024 को दिया। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लेकर के अपना फैसला दिया और इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया और उस 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पर फैसला देते हुए इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया और इस स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह स्कीम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करता है और साथ ही साथ यही नहीं बल्कि अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है और इसके अलावे भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का भी उल्लंघन करता है यह स्कीम और कंपनी अधिनियम का भी उल्लंघन करता है यह स्कीम। कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनुच्छेद 19 के 1 के क और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, इसको हमें समझना है, इसको हमें समझना है। और आपके परीक्षा में यही पूछा जा सकता है, आपके परीक्षा में यह बात पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, यह स्कीम भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 का क और अनुच्छेद 21 ये 2 का उल्लंघन करता है। अब सवाल यह उठता है कि यह स्कीम अब भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन करता है, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करता है। यह सब बात बिहार एसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां अगर आप यूपीएससी का परीक्षा देने जा रहे तो वहां पर इन चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी तो कूट में प्रश्न पूछता है और आपका बिहार एसआई तो कूट में 5 गो 10 गो क्वेश्चन रहता है, सीधे सीधे पूछता है। तो आपके बिहार एसआई का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ आप इतना बात भी याद रख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है वह अनुच्छेद 19 के 1 के क का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, आपका काम चल जाएगा। अब कैसे उल्लंघन करता है इसको आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप यह समझिए कि अनुच्छेद 19 के 1 के क में क्या है और फिर अनुच्छेद 21 में क्या है। ऐसे तो अनुच्छेद 19 के 1 के क में विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था जानते हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में क्या था पता है? इसमें यह था कि कोई भी भारत के नागरिक या कोई भी कंपनी, कोई भी नागरिक या कोई भी कंपनी अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को चुनावी चंदा दे सकता है, लेकिन शर्त यह था कि उस राजनीतिक दल को बीते हुए लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 1% मिलना चाहिए। अगर मिला है तो उस राजनीतिक दल को कोई भी नागरिक या कोई भी
राजनीतिक पार्टी चुनावी चंदा दे सकता है, चुनावी चंदा दे सकता है। कैसे चुनावी चंदा दे सकता है? तो इस योजना के तहत, इस योजना के लिए सिर्फ अधिकृत किया गया था एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी सभी शाखा में जाकर राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा देने के लिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकते थे, बल्कि एसबीआई के कुछ विशेष शाखा में जाकर, एसबीआई का ब्रांच तो पूरे देश में है, तो पूरे देश में कहीं भी एसबीआई के ब्रांच में जाकर आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकते थे, बल्कि एसबीआई के कुछ विशेष शाखा में जाकर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा दे सकते थे। आप 1000 का चंदा दे सकते थे, 1000 से लेकर के करोड़ों रुपया तक का चंदा आप दे सकते थे, 1000 से लेकर के करोड़ों रुपया तक का आप चंदा दे सकते थे। 1000, 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, करोड़ों रुपया तक का चंदा आप राजनीतिक पार्टी को दे सकते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में था ये कि आपका नाम, आपके नाम का उजागर नहीं किया जाएगा, आपके नाम का उजागर नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि किसी राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा दे रहा है, मान लिया जाए कि हम ही कांग्रेस को 1 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दे रहे हैं, तो हम 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, हम 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे और हम यह कहेंगे कि हम 1 करोड़ रुपया कांग्रेस को दे रहे हैं। तो वहां पर हमारे नाम का उजागर नहीं होगा, हमारे नाम का उजागर नहीं होगा कि हम दिए हैं 1 करोड़ रुपया, इसका उजागर नहीं होगा। और नाम का उजागर नहीं हो रहा है, और नाम के उजागर नहीं होने के वजह से ही, नाम के उजागर नहीं होने के वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह तो सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ये तो आधा अधूरा सूचना है, ये तो आधा अधूरा सूचना है। और देखिए, अब आप इस बात को समझिएगा कि अनुच्छेद 19 के 1 में विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत कई सारी चीजें आती है, जैसे प्रेस एवं स्वतंत्रता, प्रेस को स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत ही दिया गया है, जो विचार एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही आता है। फिर आपको झंडा फहराना मौलिक अधिकार है, वह भी अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत ही आता है। उसी प्रकार से आम नागरिकों को, उसी प्रकार से आम नागरिकों को यह अधिकार है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार के विषय में आप पता कर सकते हैं कि आपके उम्मीदवार ईमानदार हैं, क्रिमिनल हैं, या क्या है क्या नहीं है। अनुच्छेद 19 के 1 का क आम नागरिकों को यह अधिकार देता है, गौर से सुनिएगा आप इस बात को। अनुच्छेद 19 के 1 का क आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि आप उम्मीदवार, आप अपने उम्मीदवार के विषय में, मान लिया जाए कि आपके लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसके विषय में आप पता कर सकते हैं, कौन राजनीतिक पार्टी से है, क्रिमिनल है, ईमानदार है, उसको पैसा कहां से आता है, उसके पैसा का सोर्स क्या है, सब चीज आप पता कर सकते हैं। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 19 के 1 का क देता है। इसके बाद अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अलावे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, सॉरी अलावे नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अर्थात अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कई सारे अन्य चीजों को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विदेश जाना आपका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वयस्क होने पर
मनपसंद लड़की या लड़का से विवाह करना आपका मौलिक अधिकार है। यह सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 21 सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इसमें सूचना पूरा नहीं दिया गया है, बल्कि सूचना आधा अधूरा दिया गया है। सूचना आधा अधूरा दिया गया है। तो आधे अधूरा सूचना के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। और आपको इलेक्टोरल बॉन्ड यह भी तो नहीं ही बतला रहा था कि जो है कौन किसको दिया है, किस पार्टी को आपने चंदा दिया है, किस पार्टी को आपने चंदा दिया है। मतलब आधा अधूरा सूचना कुल मिलाकर के जो है बतला रहा था। इसी वजह से इसे जो है असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। और इस योजना को ठीक ठाक कांग्रेस भुंजा रहा है। और इस योजना को कांग्रेस का कहना है चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। कांग्रेस कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कांग्रेस कह रहा है चंदा दो धंधा लो। और इससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है इससे। और इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। लेकिन हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक स्टेटमेंट है, अगर 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बनती है तो फिर से हम इस योजना को लाएंगे, फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है लाएंगे। ऐसा जो है निर्मला सीतारमण का कहना है। खैर आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। समझ गए।